नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विद्युत क्षेत्र में उभरती तकनीकों का लाभ उठाने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर शुरू किया गया। रूस उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए $24 बिलियन का निवेश करेगा। बात होगी भारत के शहरों के विकार्बनीकरण की प्रक्रिया की। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति से संबंधित रिपोर्ट जारी की और भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विद्युत क्षेत्र में उभरती तकनीकों का लाभ उठाने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर शुरू किया गया है। इस मिशन को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। इस मिशन के उद्देश्य हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती हुई तकनीकों एवं भविष्य में प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रों की पहचान करना। ये ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक जीवंत और नवोन्मेषी परिवेश का निर्माण करेगा। साथ ही कई कार्यों को संपन्न करने के लिए इस क्षेत्र के हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। ये स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा और उनके वाणिज्यीकरण को आसान बनाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी गठबंधनों और भागीदारी का लाभ उठाएगा। ये मिशन विद्युत क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने में मदद करेगा। माहिर मिशन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये मिशन 2023-24 से 2027-28 तक की 5 साल की शुरुआती अवधि के लिए तैयार की गई है। ये मिशन प्रौद्योगिकी जीवन चक्र के आधार पर लागू होगा। प्रौद्योगिकी जीवन चक्र में आमतौर पर 4 चरण होते हैं: नवाचार का चरण, विकास का चरण, परिपक्वता का चरण और गिरावट का चरण। मिशन की संरचना 2 स्तरीय होगी। तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति, ये समिति विद्युत क्षेत्र में विश्व स्तर पर जारी अनुसंधान और उभरते क्षेत्रकों का सर्वेक्षण और पहचान करेगी। साथ ही इस संबंध में शीर्ष समिति को सिफारिशें देगी। शीर्ष समिति अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देगी और अनुसंधान की प्रगति की निगरानी करेगी। अनुसंधान के लिए पहचाने गए क्षेत्रक हैं: लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के विकल्प की तलाश, खाना पकाने के भारतीय तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन में परिवर्तन करना, परिवहन ईंधन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर तकनीक। माहिर मिशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। ये मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा देगा। ये मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। ये ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। रूस उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए $24 बिलियन का निवेश करेगा। एनएसआर आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है। इसे पूर्वोत्तर जलमार्ग भी कहा जाता है। एनएसआर यानी कि उत्तरी समुद्री मार्ग बेरेंट्स सागर, जो कि नॉर्वे से लगती हुई रूसी सीमा के नजदीक है, यहाँ से आरंभ होकर बेरिंग जल संधि, जो कि साइबेरिया और अलास्का के बीच है, यहाँ तक जाता है। एनएसआर उत्तर पश्चिमी जलमार्ग से अलग है। उत्तर पश्चिम जलमार्ग कनाडाई आर्कटिक से होते हुए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले संभावित नौवहन मार्गों की एक श्रृंखला है। एनएसआर का संपूर्ण मार्ग आर्कटिक महासागर से गुजरता है और ये रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलने के कारण रूस के लिए एनएसआर का उपयोग करना अधिक आसान होता जा रहा है। वैसे ये मार्ग वर्ष में केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है। उत्तरी समुद्री मार्ग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जहाजों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वेज नहर मार्ग की तुलना में एनएसआर का उपयोग करने से लगभग 30 से 40% ऊर्जा और समय की बचत होगी। एनएसआर की लंबाई स्वेज नहर से होकर जाने वाले पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई का केवल 1/3 है। इस मार्ग पर समुद्री डकैतों का खतरा न के बराबर है। इस मार्ग के संचालन से आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और परिवहन आसान हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरी समुद्री मार्ग के निर्माण में और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि रूस एनएसआर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। इस मार्ग में नौ परिवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करने से भू सामरिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले कोहरे के कारण नौ परिवहन परिचालन अवधि कम हो जाएगी। एनएसआर पर जहाजों की आवाजाही बढ़ने से आर्कटिक के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जहाज परिचालन लागत में भी वृद्धि की संभावना है।
और आइए अब बात करते हैं भारत के शहरों के विकार्बनीकरण के बारे में। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक विश्व भर में 7 अरब लोग शहरों में रह रहे होंगे। केवल 2020 में ही शहरों से 29 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित हुई है। क्योंकि शहर पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ऐसे में कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शहरों को विकार्बनीकृत करने के कई तरीके हैं, जैसे कि सेक्टर कपलिंग अप्रोच। सेक्टर कपलिंग का मतलब है ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले क्षेत्रकों को विद्युत उत्पादन क्षेत्रकों के साथ जोड़ने से। ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले क्षेत्रक हैं भवन, परिवहन और उद्योग। ऊर्जा की खपत वाली सभी प्रक्रियाओं, जिसमें कि परिवहन, हीटिंग और विनिर्माण सहित, इन सब में प्राथमिक स्रोत के रूप में विद्युत के उपयोग से ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति लाई जा सकती है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों की अगर हम बात करें तो विद्युत आपूर्ति की ओर से उत्सर्जन में कमी करने के विकल्पों में शामिल हैं जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम करना, ऊर्जा के स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना और CCS प्रौद्योगिकियों को अपनाना। अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव फ्रेमवर्क। मांग पक्ष की ओर से अवॉइड शिफ्ट इम्प्रूव फ्रेमवर्क का उपयोग करने से सामग्री और ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। साथ ही इससे जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रौद्योगिकियों की अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्रक में अवशिष्ट उत्सर्जन को कम करने के लिए CDR प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता का पता लगाया जाना चाहिए। उत्सर्जन को समाप्त करने के प्रयासों के बाद भी बचे रह गए उत्सर्जन को अवशिष्ट उत्सर्जन कहते हैं। अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई गई हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए शहरों की विशिष्टताओं पर भी विचार करने की जरूरत है। इसमें अलग अलग आयाम शामिल हो सकते हैं, जैसे शहर का स्थानिक रूप, भूमि उपयोग पैटर्न, विकास का स्तर और शहरीकरण की स्थिति। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख खरीफ फसलों जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित सिफारिशें की गई। MSP की सिफारिशें करते समय कई बातों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि घरेलू और वैश्विक बाजार में मांग, आपूर्ति और मूल्य की स्थिति, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों की अगर हम बात करें तो उच्च मंडी शुल्क और अन्य लेवी वसूलने वाले राज्यों से अनाज की खरीद में कमी की जानी चाहिए। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार बाधित होता है और ये बाजारों को अकुशल बनाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में कमी की जानी चाहिए। साथ ही चावल की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन NMEO की शुरुआत की जानी चाहिए। इसमें रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जैसे प्रमुख तिलहनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उपज के बीच अंतराल को कम करने के लिए एकीकृत फसल प्रबंधन और नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ उपज के मध्य अंतराल का मतलब है वास्तविक पैदावार और संभावित पैदावार के बीच का अंतर। लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों आदि के माध्यम से मशीनरी के सामूहिक या सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उच्च लागत वाली कृषि मशीनरी और उपकरणों को वहनीय बनाया जा सकेगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CSCP की अगर हम बात करें तो ये कृषि और किसान कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है। ये प्रमुख कृषि जिन्सों की मूल्य निर्धारण नीति पर सरकार को सलाह देने के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से स्थापित किया गया था। मार्च 1985 से इस आयोग को CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम से जाना जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, एक सरकारी सदस्य, 2 गैर सरकारी और 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। इसके गैर सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 133.596 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था। इसी के साथ वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2018 में भारत ने कच्चे इस्पात के उत्पादन के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया था। चीन अभी भी कच्चे इस्पात के उत्पादन में वैश्विक रूप से अग्रणी है। इस्पात लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। इसमें 2% से कम कार्बन, 1% मैंगनीज
और अल्प मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन होता है। लौह अयस्क से ऑक्सीजन और अन्य अशुद्धियों को अलग करके लोहा प्राप्त किया जाता है। इस्पात विश्व की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में किया जाता है। इसमें कार, भवन निर्माण सामग्री, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मालवाहक जहाज, सर्जिकल उपकरण आदि शामिल हैं। इस्पात उद्योग के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को लागू किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में 2030 से 31 तक कच्चे इस्पात की कुल क्षमता 300 MTPA और कच्चे इस्पात की कुल मांग या उत्पादन क्षमता 255 MTPA हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता देने के लिए नीति बनाई गई है। वर्ष 2021 में विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई थी। लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें प्रमुख सक्रिय खदान हैं बेलाडिला, नुआगांव, गंधमर्दन, जोड़ा, बलदा, नारायण पोशी, दैतारी और बरसुआ खदान। वर्ष 2021 में भारत ने $4.3 बिलियन के लौह अयस्क का निर्यात किया था। इसके कारण ये लौह अयस्क का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था। साथ ही भारत ने $177 मिलियन के लौह अयस्क का आयात भी किया था। इससे ये लौह अयस्क का विश्व में 41वां सबसे बड़ा आयातक बन गया था। भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का 92% निम्न श्रेणी के अयस्कों का था। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। फसाई ने खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित अलग अलग मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए ये सूचकांक विकसित किया है। फसाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये बड़े पैमाने पर लोक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में जारी किया गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का उद्देश्य पूरे देश में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। साथ ही खाद्य सुरक्षा संबंधी परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है। अंततः ये देश के सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ये सूचकांक एक गतिशील, मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है। ये मॉडल सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ रूपरेखा प्रदान करता है। ये सूचकांक अलग अलग मापदंडों पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में ये कहा गया है कि समान राज्यों की तुलना में बड़े राज्यों जो कि 20 हैं और छोटे राज्यों जो कि 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या 8 है, इनकी श्रेणियों में की जाती है। 5वें संस्करण में शीर्ष प्रदर्शन करता है बड़े राज्य श्रेणी में केरल, छोटे राज्य श्रेणी में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। ये रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा के लिए राज्यों द्वारा शुरू की गई विविध पहलों के अलावा विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर भी प्रकाश डालती है। ये सूचकांक 6 घटकों पर आधारित है, जिसमें शामिल है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण और अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण और सूचकांक रैंक में सुधार। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार संवाद IUSSTD। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए सुव्यवस्थित करना है। संवाद के मुख्य निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो ये संवाद भारत अमेरिका ICET के तहत शामिल विषयों पर रणनीतिक सहयोग के लिए प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करेगा। ये सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और उनमें विविधता लाना है। उदाहरण के लिए भारत को GE यानी कि जेट इंजन बेचना। संवाद पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक नियमित निगरानी समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब ये योजना 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना की अगर हम बात करें तो इसको 2 व्यापक चरणों में आयोजित किया जाता है। एक है प्रमोशनल अन्वेषण और दूसरा है गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण।
कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये योजना देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और इनकी मात्रा का अनुमान लगाती है। इससे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। इन अन्वेषणों के आधार पर तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स का उपयोग नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के लिए किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के लिए टीका। हाल ही में यूरोपीय संघ ने सामान्य श्वसन वायरस रेस्पिरेटरी सिंकियल वायरस के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है। इस वायरस को पहली बार 1956 में एक सामान्य श्वसन वायरस के रूप में खोजा था। ये हल्की सर्दी जैसे लक्षणों का कारण बनता है और विशेष रूप से शिशुओं और बुजुर्गों में गंभीर रूप ले सकता है। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के लिए जो टीका बनाया गया है वो है RXV नाम की वैक्सीन। ये वैक्सीन 60 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस टीके में रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट प्री-फ्यूजन RSV ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन को डाला गया है। इस टीके के कुछ अल्पकालिक दुष्प्रभावों में शामिल हैं इंजेक्शन लगाने की जगह पर दर्द, थकान, मांसपेशियों या जोड़ों में हल्के से थोड़ा सा ज्यादा दर्द या सिर दर्द। अगला टॉपिक है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB। FSIB ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों का चयन किया है। FSIB वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग के अधीन स्थापित किया गया है। इसने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जगह ली है। FSIB के कार्य ये हैं कि ये वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करता है। ये इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह भी देता है। FSIB की संरचना की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसके पदेन सदस्य हैं DFS यानी कि वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और RBI के डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले कई अंशकालिक सदस्य इसकी संरचना में शामिल होते हैं। अगला टॉपिक है होमो नलेडी। नए साक्ष्यों के मुताबिक होमो नलेडी समुदाय अपने संबंधियों के शवों को दफनाते होंगे और गुफा में नक्काशीदार अर्थपूर्ण प्रतीकों को उत्कीर्ण करते रहे होंगे। आपको बता दें कि होमो नलेडी एक विलुप्त मानव प्रजाति है। उनकी कब्रें किसी भी ज्ञात होमोसेपियंस की कब्रगाहों से कम 1 लाख वर्ष पुरानी हैं। होमो नलेडी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये शरीर को पूर्णतः सीधे रखकर चलते थे और उनके हाथ आधुनिक मानव के समान थे। उनके कंधों की बनावट पेड़ों आदि पर चढ़ने के अनुकूल थी। उनके दांतों का आकार प्राचीन प्राइमेट्स के दांतों के आकार जैसा था। उनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्यों के मस्तिष्क का केवल 1/3 था। मानव जाति के शुरुआती पूर्वज हैं आर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो एर्गस्टर या इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस, डेनिसोवंस आदि। एकता अभ्यास भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। भारत की राष्ट्रपति सर्बिया की राजकीय यात्रा पर हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की पहली यात्रा है। सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक भू आबद्ध देश है। इसके क्षेत्र में पैनोनियन मैदान और मध्य तथा पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्से शामिल हैं। सर्बिया के सीमावर्ती देश हैं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना तथा मॉन्टेनेग्रो। सर्बिया की जलवायु 4 मौसमों के बीच क्रमिक संक्रमण के साथ महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ की नदियां हैं डेन्यूब, सावा और टीसा। यहाँ का उच्चतम बिंदु है डेराविका। और अगला महत्वपूर्ण स्थान है फिजी। यहाँ की राजधानी है सुवा। फिजी ने प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चीन के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने पर पुनर्विचार किया है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह है। ये कोरो सागर में विस्तारित है। कोरो सागर ऑकलैंड के उत्तर में लगभग 1300 मील की दूरी पर है। फिजी द्वीप बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया, तलछट के जमाव और प्रवाल के निर्माण से बने हुए हैं। इसके 300 द्वीपों में से लगभग 100 द्वीपों पर लोगों का निवास है। फिजी का उच्चतम बिंदु है तोमानिवी और सबसे बड़ा द्वीप है विटिलेवु, जिसे ग्रेट फिजी कहा जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।